गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं के पवन आप तमाम छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल जीनियस फैक्ट्री पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। ये वीडियो या ये सेशन मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आया हूं। अब आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, परीक्षा की तिथि नजदीक आ चुकी है, तो अब हम लोगों को थोड़ा सीरियस हो जाना है। और अभी से मैं वीडियो लगातार आपके प्रत्येक चैप्टर का वीडियो मैं आज शुरू किया हूं 10 क्वेश्चन से, क्वेश्चन की संख्या बढ़ाऊंगा और लगातार ये वीडियो आपको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन करके आपके पास भेजूंगा। इस वीडियो या ये सेशन करने का मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आपने जो भी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आप ऑब्जेक्टिव बनाने में करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आपकी संकल्पना उतनी ही अधिक विकसित होगी। और आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम में भी सबसे ज्यादा इम्फेसिस हम लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ही देना चाहिए, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और यदि आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ तो आपका एक नंबर भी कोई एग्जामिनर कट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां ह्यूमन मैनिपुलेशन का चांस ही कहां है। यहां कंप्यूटर बाबा होते हैं और वही क्वेश्चन चेक करते हैं। तो यदि आपका अटेम्प्ट सही है, क्वेश्चन सही है, तो आपने आंसर सही किया है, तो आपका नंबर, एक भी नंबर, जो विद्यार्थियों की शिकायत होती है कि हमने लिखा बहुत है लेकिन नंबर आया नहीं, हो सकता है आपने जिस रूप में रिप्रेजेंट किया शिक्षक या परीक्षक को वो रूप पसंद नहीं आया, जिससे आपका नंबर कट कर दिया उन्होंने। यहां कोई शिकायत की बात ही नहीं है। यहां जो आप ऑब्जेक्टिव का आंसर करेंगे, यदि सही है तो आपको 100% नंबर मिलेगा, तो आपको कोई शिकायत का चांस नहीं है। और बिहार बोर्ड का ऐसा पैटर्न है कि 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। ऐसे कहें तो सामान्यतः विद्यार्थी ये समझते हैं कि ये सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है कि 4 ऑप्शन होता है, ऊपर वाले का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर कोई एक ऑप्शन क्लिक कर देते हैं और वो सही हो जाता है। लेकिन वास्तव में आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे, वहां पर सिलेक्शन के लिए जो प्रोसेस उपयोग किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव ही है। यानी ये आपके प्रतिभा को जांच करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वही बच्चे सही कर पाएंगे जिनकी संकल्पना अच्छी है, जिनके पास नॉलेज अच्छा है। यहां पे रट करके क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। रट कर आप 1-2 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप देखेंगे कि हर साल क्वेश्चन का पैटर्न बदलता रहा है, पूछने का ढंग बदलता रहा है। मार्केट में जो क्वेश्चन उपलब्ध हैं, बहुत सारे गेस पेपर उपलब्ध हैं, आपके पास नोट्स है, ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। यदि आपने हर एक ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से बना लिया है तो आपकी संकल्पना विकसित होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब आप कहिएगा कि सर ये हमारी संकल्पना विकसित होगी कैसे, ये बेस्ट तरीका है क्या? तो मैं उसी बेस्ट तरीके के साथ आपको इस सेशन में मैं बताऊंगा और आपके लिए मैं वही बेस्ट तरीका अपनाने के लिए आपको प्रेरित करूंगा। आप ये जो सेशन में चलाऊंगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन होगा और बस पहला का आंसर ए और दूसरा का आंसर बी। आप ऐसा यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं यहां पर सिर्फ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन है उस पर बात करूंगा कि पहला, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है तो ए क्यों है, इस पर बात की जाएगी। यानी यदि इस सीरीज का अभी मैंने नाम ही दिया है 10 का दम, यानी 10 क्वेश्चन आप करते हैं तो 4 ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो 10 × 4 यानी 10 × 4 40 क्वेश्चन आप करते हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनवाना नहीं है, हमारा उद्देश्य संकल्पना विकसित करना है। इसीलिए मैं क्वेश्चन की संख्या भले ही कम हो,
यदि आपका इंटरेस्ट, जैसे जैसे मैं देखूंगा आपका इंटरेस्ट जग रहा है, आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो मैं लंबी सीरीज भी लेके आऊँगा। तो आज ये पहला वीडियो जो आपके लिए मैंने ये जो चैप्टर वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर का नाम है, गलती से टेक्निकल मिस्टेक इन्होंने सिद्धांत लिख दिया है। खैर, तो इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति का आणविक सिद्धांत। इस चैप्टर से रिलेटेड 10th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई टॉपिक वाइज मैं लेके नहीं आया, एक रैंडमली है। पूरा चैप्टर यदि आपने पढ़ लिया है तो ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं सीधे सेशन की ओर चलता हूं और आपके स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप इसको देखेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। मैं हर एक क्वेश्चन में ये सीरीज चलाऊंगा तो टाइमर वगैरह का भी यूज करूंगा। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है, तो आपके लिए ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक बात और बता दूं, जो ये सेशन होगा इनमें ये सेशन बाइलिंगुअल होगा। यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम के छात्रों का भी ध्यान रखूंगा और इंग्लिश मीडियम के भी छात्रों का ध्यान रखूंगा। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, यानी क्वेश्चन हिंदी में भी होगा और क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रिप्लिकेशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रिप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, रिप्लिकेशन डीएनए से संबंधित है, आरएनए से संबंधित है, बोथ है। आंसर यहाँ ये गलती से टेक्निकल मिस्टेक है, आंसर क्या यहाँ सी है, माने बोथ है या नन ऑफ दीज है। तो रिप्लिकेशन मतलब आपने परिभाषा पढ़ रखी होगी कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण या डुप्लीकेशन भी कहते हैं। तो ये टर्म किससे रिलेटेड हुआ, ये टर्म रिलेटेड है हमारा ए डीएनए से। किससे रिलेटेड है, डीएनए से। ठीक है, तो हमारा ये टर्म किससे रिलेटेड हो गया बंधु, तो ये टर्म रिलेटेड हो गया हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डीएनए। ठीक है, यानी रिप्लिकेशन किस में होता है, तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग रिप्लिकेशन कहते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, किसी का कोई ऑब्जेक्शन तो आप कहेंगे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ साइटोसिन इन प्लेस ऑफ एडेनिन इज कॉल्ड। एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए आपने उत्परिवर्तन म्यूटेशन पढ़ा होगा, उत्परिवर्तन अचानक होने वाला परिवर्तन, और उसमें क्या होता है, एडेनिन बदल जाता है ग्वानिन से, साइटोसिन बदल जाता है थायमिन से, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है ये एडेनिन और साइटोसिन है क्या। तो देखिए दो तरह जो डीएनए बना होता है वो नाइट्रोजनी क्षार से बना होता है, और नाइट्रोजनी क्षार दो तरह का होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्यूरीन, क्या नाम है, प्यूरीन। आइए प्यूरीन दो होता है, एक का नाम है एडेनिन और दूसरे का नाम है ग्वानिन। एक नाइट्रोजनी क्षार का ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं पायरिमिडीन। ये तीन तरीके का होता है, माने तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं साइटोसिन, दूसरे को कहते हैं थायमिन और तीसरे को कहते हैं यूरासिल। तो आपको देखिए ऑब्जेक्टिव बनाते समय यदि आप ये बात याद करके सिर्फ रटते नहीं है कि ये ऐसे होगा, आपको ये याद रखना है कि भाई सबसे पहले ये जानेंगे एडेनिन और साइटोसिन क्या है, तो पता चला कि ये नाइट्रोजनी क्षार है। और नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन भी दो प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। अब पायरिमिडीन भी तीन प्रकार का होता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। डीएनए में आपको पता हो कि डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता,
अब ये देखिए, अब यहाँ है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया। ट्रांजिशन बदलाव। ट्रांसवर्सन, अब देखिए ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन क्या है, एक बात समझना है। अगर प्यूरिन प्यूरिन से बदल जाए, यानी एडेनिन बदल जाए ग्वानिन से, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। और अगर उल्टा हो जाए, प्यूरिन बदल जाए पायरिमिडिन से, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सन। फिर से याद रखना है, ट्रांजिशन किसको कहते हैं? जब प्यूरिन बदले प्यूरिन से, यानी एडेनिन के जगह पर ग्वानिन आ जाए या ग्वानिन के जगह पर एडेनिन आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो तो हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांसवर्सन कब कहेंगे? जब प्यूरिन बदल जाए पायरिमिडीन में या पायरिमिडीन बदल जाए प्यूरिमिडीन में, माने प्यूरिन में, मतलब स्थान का चेंजिंग हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन। तो अभी पढ़ा, तो यहां पर देखिए साइटोसिन क्या है? साइटोसिन क्या हो गया बाबू? पायरिमिडीन। एडेनिन क्या है? प्यूरिन। तो अभी मैंने कहा कि यदि प्यूरिन बदले पायरिमिडीन से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सन। यही होता अगर एडेनिन गुआनिन से बदल जाता, तो इसको हम लोग कहते ट्रांजिशन। तो देखिए, तो हमको क्या याद रखना है? ट्रांसवर्सन। तो ऑब्जेक्टिव बनाने का दो तरीका हुआ, एक सिर्फ रट लिया कि भाई ये इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसवर्सन। अगर यहां पे बदल दिया, साइटोसिन के जगह थाइमिन कर दिया, एडेनिन के जगह पर ग्वानिन कर दिया, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप गलती कर जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट मेन बात है, तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। ये क्वेश्चन यदि आपने बनाया, कहने को तो ये का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहां पर आप ये भी जान रहे हैं कि प्यूरिन क्या है, पायरिमिडीन क्या है, एडेनिन क्या है, ग्वानिन क्या है। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी क्वेश्चन मिस ही नहीं हो सकता। तो सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है, नहीं तो भाई तोते वाली कहानी हो जाएगी कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, अब फंसना नहीं है, और वो आपको फंसा के चला जाएगा शिकारी। तो आप प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पड़ाव है उसका नाम है ओकाजाकी पीस इज रिलेटेड। ओकाजाकी पीस मतलब ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी का टुकड़ा किससे संबंधित है, ठीक है। यानी हम लोगों को यह समझना है ओकाजाकी का निर्माण कहां होता है, ओकाजाकी है क्या। तो आप याद कीजिए कि जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, रिप्लिकेशन होता है, तो दोनों स्ट्रैंड पर नया स्ट्रैंड बनता है डीएनए का। एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस बनता है, एक स्ट्रैंड पर रुक रुक कर बनता है। जो रुक रुक कर बनता है, जिसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, तो जो रुक रुक कर छोटा छोटा टुकड़ा बना, उसी को बाबू क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट किस में बन रहा है? तो रिप्लिकेशन में बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिप्लिकेशन। ट्रांसलेशन में, ट्रांसवर्सन में, ऑटोमोशन में, इन सबों में कहीं ओकाजाकी फ्रैगमेंट की चर्चा ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पहले जैसे ही ओकाजाकी देखा तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि कहां की बात हो रही है? रिप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को मैं कह रहा हूं रटना नहीं है कि फर्स्ट का ये नहीं, आप उसके बारे में जाने, और तब ये होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों होगा। चलिए नहीं क्यों होगा, तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन। फिर कहता है प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन अथवा पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन के प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन एकदम रिपीट है। अगर अभी आपने जो अभी मैं बता रहा था कि नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं प्यूरिन, और अभी कहा था प्यूरिन भी एडेनिन और ग्वानिन, और दूसरे को कहते हैं पायरिमिडीन। अभी मैंने कहा था यदि प्यूरिन का सब्स्टिट्यूशन पायरिमिडीन से हो जाए या पायरिमिडीन का सब्स्टिट्यूशन प्यूरिन से हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अभी का अभी पढ़ा था, इसको हम लोग बाबू ट्रांसवर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन। यानी
प्यूरिन का प्यूरिन में जब बदलाव होगा तो ट्रांजिशन, और या पायरिमिडीन का पायरीन में पायरिमिडीन से बदलाव होगा तब उसको विस्थापन होगा, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन। लेकिन एक उल्टा ट्रांसवर्सन, मतलब जब प्यूरिन बदल जाए पायरिमिडीन में या पायरिमिडीन बदल जाए प्यूरिन में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन। तो देखिए यहां पर आंसर, देखिए यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ट्रांसवर्सन होना चाहिए। ये प्रोसेस का नाम है ट्रांसवर्सन। ये छोटा मोटा भी मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मेरा जो टेक्निकल स्टाफ है वो डायरेक्ट गूगल से, चूंकि हमको बाइलिंगुअल बनाना है तो हिंदी मीडियम का क्वेश्चन डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम में कहता है, तो ये थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हो सकती हैं, क्योंकि अभी परफेक्ट स्टाफ अभी नहीं है, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं ऐसा मिस्टेक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है प्यूरिन का किससे? पायरिमिडीन से। ठीक है, पायरिमिडीन, जैसे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे भी सिली मिस्टेक है, तो ये सब थोड़ी छोटी मोटी गलतियां अभी होंगी, चूंकि हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाना है, तो इन बातों पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो आएगा, स्टाफ की संख्या बढ़ेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्या आंसर चला जाएगा? ट्रांसवर्सन। दिमाग में बैठा लेना है आज से कि प्यूरिन बदले पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन बदले प्यूरिन से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसको कहते हैं ट्रांसवर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग कोडॉन? टर्मिनेशन कोडॉन। जैसे ही जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए तो आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि वो जेनेटिक कोड की बात हो रही है, आनुवांशिक कोड कोडॉन की बात हो रही है, और कहा है कि आनुवांशिक कोड कितना होता है? 64। और 64 में 3 ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई टीआरएनए की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं समापन कोडॉन। अगर यदि आपको याद हो तो समापन कोडॉन कौन कौन है? UAA, UAG और UGA। ठीक है, तो यहां पर कितना एकदम फैक्चुअल स्टडी है। यदि आपको टर्मिनेशन कोडॉन पता होता, याद होता, तो यहां दम आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा? UAA। देखिए आसान है कि नहीं? यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है, यदि नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये तो बनने से रहा, फिर तो हनुमान जी का नाम लेंगे और जो होगा आपको मारना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन कहता है those part of DNA which do not participate in coding for protein synthesis are called। देखिए यहां पर फिर इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक है, यहां है इंट्रॉन, यहां है एक्सॉन, ठीक है, ट्रांसपोजॉन, नन ऑफ दीज। कहता है डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते। अब फिर आपको याद होना चाहिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए के बारे में तो आपने पढ़ा होगा डीएनए का पर कुछ कोड ऐसे होते हैं जो व्यक्त होते हैं, जो व्यक्त होते हैं उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, और जो व्यक्त नहीं होते उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो यहां क्या पूछ रहा है? डू नॉट पार्टिसिपेट इन कोडिंग, यानी कोडिंग में जो भाग नहीं ले रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इंट्रॉन कहेंगे। ये कोडिंग में भाग नहीं लेता, ये कोडिंग में भाग लेता है। एक टर्म है ट्रांसपोजॉन। ठीक है, ये तो आपको जानना चाहिए। देखिए इसी तरीके से आपको जानना है एक बार, ये ट्रांसपोजॉन क्या है? तो ट्रांसपोजॉन को हम लोग जंपिंग जीन भी कहते हैं। ये ऐसा जीन है जो अपने लोकेशन को, अपने स्थान को बदलते रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजॉन। फिर से इंट्रॉन किसको कहा? जो व्यक्त नहीं होता। एक्सट्रॉन किसको कहा? जो व्यक्त होता है। और ट्रांसपोजॉन कौन जीन को कहते हैं? वैसा जीन जो उछलते रहता है, अपना स्थान परिवर्तन करते रहता है, इसको हम लोग जंपिंग जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंपिंग जीन। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाए तो हमको 3 चीज पता चला, एक्सॉन किसको, एक्सॉन किसको, और ट्रांसपोजॉन किसको। ठीक है, तो हम लोग अगर इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हम लोगों को कभी कोई समस्या होगी ही नहीं। और
आपकी संकल्पना विकसित होगी। कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, आप 4 बना रहे हैं समझिए 40 बना रहे हैं, 16 बना रहे हैं 10 बनाएंगे तो समझिए 40 बना रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए पूछ रहा है लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफान ओपेरॉन करेक्टली शो दैट द फंक्शन ऑफ द जीन। देखिए पहले के सिलेबस जो था उस सिलेबस में लैक ओपेरॉन भी पढ़ना था और ट्रिप्टोफान भी पढ़ना था, लेकिन अब एनसीईआरटी ट्रिप्टोफान हटा दिया है तो सिर्फ लैक ओपेरॉन आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी वाला जो एनसीईआरटी आप देखें, जान रहे ना कि लगातार सिलेबस छोटा किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है ना कि एक दिन बाद इतना ही पढ़ना रहेगा। तो आपको जान रहा है कि आप लोग रील देखने वाले लोग हैं, इसलिए फिल्म लगातार छोटा किया जा रहा है। हमको तो डर है कि कहीं बस देखे और एग्जाम आप पास कर जाइएगा। ठीक, तो चलिए यहां देखते हैं लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफान क्या है। तो लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफान किससे संबंधित है, माने किसके फंक्शन ऑफ जीन से दिखाता है, तो ये है बैक्टीरिया। जैसे इकोलाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इकोलाई में लैक ओपेरॉन काम करता है, तो ये दोनों किस में काम कर रहा है, बैक्टीरिया से। ठीक, तो आपके जीन की क्रियाविधि को दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट है जिसको हम लोग कहते हैं द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। फिर से वही आ गया कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए क्या कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए का वह सीक्वेंस जो व्यक्त होता है एक्सॉन, और जो व्यक्त नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रॉन। ठीक है, द नॉन कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इंट्रॉन। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन क्या है। चलिए ये तो आपको परिभाषा याद रखना है, प्रतिलेखन कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को आप लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। संदेशवाहक यानी एमआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 10th क्वेश्चन है और आज की ये शुरुआत है इस वीडियो की। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट दिखेगा मैं वीडियो में ज्यादा लंबा भी वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में क्वेश्चन की संख्या भी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप जैसा आप कहेंगे वैसा काम किया जाएगा और ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूअस मैं आपके लिए करूंगा। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप की संकल्पना विकसित हो, ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव कर सकें। अब मेरा उद्देश्य है कि इस बार 400 प्लस ज्यादा से ज्यादा बच्चों, 450 प्लस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ला सकूं और उसमें अपनी सहायता करूं। देखिए मेहनत आप करेंगे लेकिन फोटो हम खिंचाएंगे। कहने का मतलब देखिए टीचर सिर्फ आपको गाइड करता है, मेहनत तो आपकी है और मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपके मेंटर के रूप में काम करूंगा। ये बात है कि मेंटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो आप ध्यान देंगे, कोई प्रॉब्लम होगा हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमसे पूछेंगे, हम उसके अनुसार इसको मॉडिफाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, रोधकूट की संख्या कितनी है, ठीक है, रोधकूट, इसका इंग्लिश पढ़ें ब्लॉकिंग कोड्स। ब्लॉकिंग कोड मतलब टर्मिनेशन कोडॉन कितना है, तो अभी मैंने पढ़ाया है, अभी यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि कुल कूट की संख्या कितनी है 64 और उसमें 61 के लिए टीआरएनए है और इसके लिए 3 के लिए नहीं है। अभी इसी को हम लोग टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। क्या क्या नाम था, UAA, UAG और UGA। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए आज के लिए आज एक छोटा सा सेशन है, इस सीरीज की शुरुआत है और मैं आपके लिए लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। इस शुरुआत आज से किया है और ये पहला ये 10 क्वेश्चन का चल रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट दिखेगा तो ये सेशन लंबा भी होगा। अभी मैं आपके इंटरेस्ट को देखते हुए कि आप लोग रील देखने वाले लोग हैं, ज़्यादा समय अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने ये 10 क्वेश्चन का ही बनाया है और ये ज़्यादा सेशन का भी, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं सम्मिलित करता जाऊंगा। लेकिन याद रखना है मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैंने 1000 क्वेश्चन करवा दिया
ऑब्जेक्टिव करा दिया। वो भी वक्त आएगा जब हम लोग मैराथन क्लास चलाएंगे और एक सेशन में एक चैप्टर का 200-300 ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा 1 से 2 घंटे में। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त नवंबर अक्टूबर का वो वक्त होगा। अभी हमारे पास वक्त है, हम काफी एक्सप्लेन करके हर क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।